हमारा डिवाइन फ्रेगमेंट है वो राम है, और हमारे अंदर जो ये जो अंदर जो वाइसिस पड़े हैं वो हमारा अंदर का सब रावण जैसे पड़े हैं, तो उसकी सब सफाई करनी है। ये इसका महत्व तो हम जानते हैं, पर आज का हमारा टॉपिक बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि यही बात है कि भाई हम हमारी वीकनेसेस को तो जानते हैं, पर वीकनेसेस को किस तरह दूर करें। तो छोटा मोटा तो करते रहते हैं, पर फिर भी कोई और सहारा और कोई अ, ऐसी सपोर्ट मिल जाए कि जिससे हम हमारे न कि वाइसिस को दूर कर सके, पर कुछ उपलब्धियां प्राप्त कर सके, या फिर कोई जो जरूरी है नीड जीवन के अंदर, चाहे किसी प्रकार की भी जो नीड है, वो नीड आर्थिक रूप से है, या संबंध और अच्छे करने हैं, या हेल्थ के लिए है, कोई भी इश्यूज है, उसके लिए हम एक प्रयोग कर सकते हैं। तो तावरिया जी ने एक पेपर लिखा था ग्लिम्पसेस ऑफ ट्रूथ करके, उसके उसके तो कुछ एक्सट्रैक्ट्स है, वो आज हम पढ़ेंगे। उसका टाइटल है व्हाट यू वांट, लिंकिंग योर सब्जेक्टिव माइंड विद द इन्फिनाइट, सॉरी विद द यूनिवर्सल माइंड। तो यूनिवर्सल माइंड जो है उसके साथ हमारा सब्जेक्टिव माइंड है, उसको लिंक करना है, और लिंक करने से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। पर ये यूनिवर्सल माइंड क्या है, उसको समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। पूरी जो तावरिया जी ने कॉस्मोलॉजी बताई है, थोड़ा वो समझना पड़ेगा, तब हम यूनिवर्सल माइंड समझ पाएंगे। और उसके बाद में हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव माइंड जो है हमारे अंदर क्या है, वो हम समझ पाएंगे। तो जो इवोल्यूशन है उसके अंदर तावरिया जी बताते हैं कि जो पूरा सर्जन है उसको दो विभाग में उन्होंने विभाजित किया है। एक उसको वो एक को क्रिएशन कहते हैं, और दूसरा को एग्जिस्टेंस कहते हैं। क्रिएशन माने सर्जन, एग्जिस्टेंस माने अस्तित्व। तो ऊपर तीन लोक है, उसको क्रिएशन के अंदर डाला है, सत्यम तप जन। इन लोगों ने तावरिया जी की कॉस्मोलॉजी पढ़ी है, वो लोग सब आसानी से समझ पाएंगे। तो क्रिएशन के अंदर है सत्यम तप जन, ये तीन लोक है। और अस्तित्व के अंदर जो है, ऐसा ही डुप्लीकेट इसके तीन लोक है, स्व, स्व, भुव, भू। और ये इन दो साइड जो है, तीन तीन इनके बीच में है जो एक लोक है जिसको महाकाल कहते हैं, या महर लोक भी कहते हैं शास्त्र में। सावरिया जी इसको महाकाल कहते हैं। इस तरह सात लोक बनते हैं, सप्त लोक जिसको कहा जाता है, सत्यम तप जन महाकाल स्व भुव भू। अब सत्यम तप जन जो क्रिएशन है, वो क्रिएशन के अंदर कुछ भी नहीं, वहां कुछ भी नहीं घटित होता है। नाम इसका क्रिएशन है, पर वहां एक्चुअली कोई कुछ क्रिएशन होता ही नहीं है, वहां कुछ क्रिएट ही नहीं हो सकता है। तो क्रिएट जब परम तत्व को इच्छा ही हुई कि कुछ क्रिएट करना है, तो क्रिएट करने के लिए कुछ माध्यम चाहिए कि जिसके द्वारा सब क्रिएशन हो सके। हालांकि जो हकीकत में जो क्रिएशन हुआ उसका नाम बाद में दिया गया अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। तो एग्जिस्टेंस है वो एक्चुअली क्रिएशन है, और जिसको हम क्रिएशन कहते हैं वो तो ऑलरेडी है ही, वो तो इटरनली है। तो कुछ ऐसा मटेरियल होना चाहिए, ऐसी कुछ चीज होनी चाहिए कि जिसके द्वारा बाकी कुछ भी जिसका सर्जन करना है उसका सर्जन हो सके। तो परम तत्व के अंदर से जो एक शक्ति निकली, तप, तप में से एक शक्ति निकली, और वो शक्ति का नाम दिया गया चित्ती शक्ति हमारे शास्त्र के अंदर। तो वो चित्ती शक्ति ही यूनिवर्सल माइंड बनी, जिसको तावरिया जी यूडीएम कहते थे, यूनिवर्सल डिवाइन माइंड। उसको शास्त्र के अंदर चित्ती कहा गया। तो तप जो है वो है डिवाइन होलनेस है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। वो जो है वो तप है। तावरिया जी गायत्री भी तप को ही कहते थे, जो परम ज्योति है वो तप है। और
जो जन से जो जनलोक है वहां सब आत्मा रहते थे, तो परमात्मा और आत्मा, तो आत्मा का लोक है उसको जनलोक कहते हैं, परमात्मा का जो तत्व है वो तप में है। और तावरिया जी ने उन्हें इसे डिवाइन होलनेस और डिवाइन फ्रेगमेंट इस तरह नाम दिए। आत्मा शब्द खास यूज नहीं करते थे, क्योंकि आत्मा का अलग अलग लोग अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, तो उन्होंने एक नई टर्मिनोलॉजी बनाई जिसमें डिवाइन होलनेस मतलब परम तत्व, डिवाइन फ्रेगमेंट मतलब आत्म तत्व। तो ये आत्म तत्व भी पहले से, क्योंकि परम तत्व पहले से है, इटरनली है, तो आत्म तत्व को भी किसी ने बनाया नहीं है, वो भी पहले से ही है, इटरनली है। पर वो आत्म तत्व को के लिए कुछ आत्म तत्व आगे जाके कुछ ऐसा हो, ऐसा सर्जन हो कि जिसके अंदर आत्म तत्व आके अपने आप को कैद कर ले और फिर मुक्ति तक वो कैद में रहे और मुक्ति की प्रोसेस के अंदर वो आगे चलता जाए। ऐसे ही समझिए कि एक प्रकार की गेम या लीला जिसको कहते हैं, इस प्रकार का कुछ आयोजन हुआ। और वो जो डिवाइन फ्रेगमेंट थे, आत्म तत्व था, उसको नीचे आना था, पर कहाँ आए, इसके लिए कोई उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई जगह चाहिए, कोई लोक चाहिए। तो फिर जो चित्ती शक्ति थी उसने सब पूरे अस्तित्व को निर्माण किया। इसमें तीन लोक को निर्माण किया, स्वलोक, भूवलोक और भूलोक। और फिर जो डिवाइन तत्व जो है हमारा, जो आत्म तत्व है, वो स्वलोक में आया, भूवलोक में आया, भूलोक में आया। यहाँ इसे इन्वोल्यूशन कहते हैं तावरिया जी, डिसेंडिंग। और फिर ऊपर की यात्रा शुरू होती है इवोल्यूशन की, इसमें अगेन भूलोक, भूवलोक, स्वलोक। और उसके बाद में फिर से वो आत्म तत्व जब स्वलोक के बाहर निकल जाता है तो फिर अपने जनरल लोक में वापस चला जाता है, मतलब मुक्त हो गया। तो ये एक स्वैच्छिक जेल है, स्व भू भुव और भू भुव स्व की एक जेल है, जिसके अंदर आत्म तत्व अपने आप में कैद हुआ है। और फिर धीरे धीरे करके वो मुक्त होता जाता है और फिर से वो स्वलोक के पार निकल जाता है। तो हमारी जो इंडिविजुअल यात्रा है ये है, कोई भी जीव है, हम चाहे कोई भी है, करोड़ों जीव है इस पृथ्वी के ऊपर, मनुष्य के रूप में, खाली मनुष्य के रूप में जो करोड़ों अबजों जीव है, वो जीव जो है वो ये तीन लोक के अंदर ही पड़े हुए हैं। कोई स्व में है, कोई भुव में है, कोई भू में है। तो इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन की ये गेम जो है वो इटर्निटी से चली आ रही है, और वो कब खत्म होगी वो कोई खत्म ही नहीं होने वाली है, क्योंकि वो चलती ही रहेगी इटर्निटी तक। तो इसीलिए उसका न कोई शुरुआत है, न कोई उसका अंत है। ऐसी ये एक गेम है, और हम कहीं बीच में फंसे हुए हैं, हमें पता नहीं है कि हम कहाँ फंसे हुए हैं। हालांकि हमारा फिजिकल बॉडी जो है वो हमें अभी भूलोक में हमारा फिजिकल बॉडी तो है, और हर लोक के अलग अलग सब स्टेजेस भी है। तो हम भूलोक के फोर्थ सब स्टेज के अंदर है। अब यहाँ से हमें आगे यात्रा करके भूलोक के बाकी के सब स्टेजेस कवर करना है, फिर भूव के 7 सब स्टेजेस कवर करना है, और आगे जाके स्व के 7 सब स्टेजेस कवर करेंगे, फिर हमारी मुक्ति होगी। तो मुक्ति ऐसी आसान चीज नहीं है, लोग बात बात में मुक्ति की बात करते हैं और बस थोड़ा कर लो और मुक्त हो जाओगे, गुरु की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी तो मुक्त जाओगे, ऐसा बस हम सब कथाओं में वगैरह में सुनते रहते हैं। और ये समझना चाहिए कि जो जितना बंधन कितना गहरा है, तो जितना बंधन गहरा है इतना मुक्ति दूर है। तो अभी हमारे लिए मुक्ति के लिए तो हम कोई सोच ही नहीं सकते। हम हमारे अंदर एक कॉन्शियसनेस किस तरह बढ़ा सकते हैं, वही हम एक काम कर सकते हैं। और इवोल्यूशन के अंदर कितने आगे जा सकते हैं, वही हमारा प्रयत्न रहना चाहिए। तो जैसे हमने देखा कि ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड ये तप से बना। हमारे शास्त्र के अंदर भी यही चीज बताई गई है, पुरुष और प्रकृति, या फिर सिंबॉलिक रूप से अलग अलग भगवान, और भगवान के साथ कोई एक देवी का रूप दिया गया, जैसे कि नारायण और लक्ष्मी, या शिव और पार्वती। इस तरह रूपक के रूप में ये चीजों को बताया गया। वो ओरिजिनल चीज यही है, जो सत्यम तप जन है,
वो है, और चित्ती शक्ति है। वो चित्ती शक्ति जो है उसको हम, अभी ये नवरात्र चल रहा है तो हकीकत में वो चित्ती शक्ति के जो शक्ति है उसका, उसके लिए ये नवरात्रि है। इसका जो महिमा है नवरात्रि का, वो ये चित्ती शक्ति को हम किस तरह आह्वान कर सकते हैं और हमारे अंदर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये जो भूप भुआ स्व है उसका जो गॉड हेड है, या जिसको भगवान कहते हैं, वो चित्ती है। एक्चुअली जो तप है वो तो एकदम पार है, वो उसके साथ हमारा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, पर हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है चित्ती के साथ। इसीलिए भूप भुव स्व का जो भगवान है वो चित्ती शक्ति है, और इसलिए हमें उसकी आराधना करनी पड़ती है। चित्ती शक्ति द्वारा हम मुक्ति की ओर जा सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड जो है, अब वो जब व्यक्ति के अंदर आता है तब वो इंडिविजुअल माइंड बन जाता है, जिसको हम चित्त कहते हैं। चित्ती से बना चित्त। और इंडिविजुअल जो माइंड जो है उसका जो फंक्शन के रूप में दो प्रकार होते हैं, एक सब्जेक्टिव माइंड और दूसरा ऑब्जेक्टिव माइंड। तो इस तरह सब्जेक्टिव माइंड और ऑब्जेक्टिव माइंड जो है, जिसको हम सापेक्ष मन और निरपेक्ष मन भी कह सकते हैं, वो हमारे अंदर है, और उसका अलग अलग उपयोग है, अलग अलग रूप से काम करते हैं। उसमें जो सब्जेक्टिव माइंड है वो यूनिवर्सल माइंड के साथ जुड़ा रहता है। तो उसका अगर हम सहारा लेते हैं तो यूनिवर्सल माइंड मतलब तो जिसको हम कहते हैं ना कि सर्वज्ञ, और ये जो तीन शब्द हम यूज करते हैं, सर्वज्ञ और क्या कहते हैं, ये तीन शब्द जो है वो शब्द ये चित्ती के लिए है। तो उसके पास सर्वज्ञ है, वो सर्वसंपन्न है, तो उसके पास से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये सब्जेक्टिव माइंड हमारे अंदर जानना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्टिव माइंड क्या है, वो किस तरह यूनिवर्सल माइंड के साथ लिंक होता है, और हमें अगर कुछ चाहिए तो किस तरह हम इसको उसके यूनिवर्सल माइंड से हम प्राप्त कर सके। इतनी पूर्व भूमिका के बाद में अभी जो पेपर है उसके अंदर जो बताया गया है वो पढ़ता हूँ, तो धीरे धीरे सब्जेक्टिव माइंड क्या है वो हम आगे जान पाएंगे। तो तावड़िया जी कहते हैं, देर आर टू वर्ल्ड इन विच वी लिव, दैट इज अ विजिबल वर्ल्ड ऑफ मैटर एंड एन इनविजिबल वर्ल्ड ऑफ फोर्सेस एंड एनर्जीज that produce the visible things in our environment। तो कहते हैं कि दो प्रकार के जगत है। एक जो है विजिबल है, जिसको वर्ल्ड ऑफ मैटर कहते हैं, मतलब पदार्थ का जो विजिबल है, जब ये पूरी सृष्टि है जिस जो हम देख सकते हैं, पेड़ है, पौधा है, नदी है, सरोवर है, समुंदर है, तो ये सब चीजों को जो हम देखते हैं वो विजिबल है, उसको वर्ल्ड ऑफ मैटर कहा गया है। और दूसरा जो वर्ल्ड है जिसको इनविजिबल है, जिसको हम देख नहीं पाते हैं, उसको वर्ल्ड ऑफ फोर्सेस एंड एनर्जीज कहा है। तो फोर्सेस एंड एनर्जी है, एनर्जी को हम सेंस कर सकते हैं पर उसको देख नहीं सकते, वो इसी क्योंकि वो इनविजिबल है। तो ये दो जगत हमारे अंदर है, और इससे हमारा जो एनवायरमेंट है वो उससे हमारा बनता है। अब दूसरी तरह सोचे तो ये इनविजिबल फोर्सेस जो है उसके कारण ही हम ये जो पदार्थ है, जो जो विजिबल जो होता है, वो इनविजिबल फोर्सेस और एनर्जी है, उसके कारण ही ये पदार्थ को हम देख सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भाई सूर्य की सूर्य की जो रोशनी है, वो रोशनी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारा एटमॉस्फेयर के ऊपर जब पड़ती है तो हम चीज दिखाई देते हैं। जब सूर्य की रोशनी एटमॉस्फेयर के ऊपर नहीं पड़ती है तो कुछ दिखाई नहीं देता है। तो जहाँ एटमॉस्फेयर है, जिस ग्रह के ऊपर एटमॉस्फेयर है, वहाँ ही ये पदार्थ हम कुछ चीज देख सकते हैं। जहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है तो वो जो सूर्य की जो लाइट आती है वो पेनेट्रेट होके निकल जाएगी, आर पार निकल जाएगी, कुछ दिखाई नहीं देगा। तो उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ कुछ चीज चाहिए, और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो सूर्य की रोशनी जो आती है, अगर हमारे यहाँ अपना एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हम कोई चीज देख नहीं पाते, क्योंकि एटमॉस्फेयर है तो वो रोशनी रिफ्लेक्ट होती है और हम पूरी पूरी सृष्टि को देख सकते हैं। तो ये जो वर्ल्ड ऑफ एनर्जी है
मतलब कि जो एनर्जी सूर्य से आ रही है उसको तो हम देख नहीं सकते, पर वो जो रिफ्लेक्ट होती है और उसके द्वारा हम प्रोडक्ट को देख सकते हैं। तो इनविजिबल और विजिबल इस तरह ये चीज है। वी रिकॉग्नाइज एंड सेंस these invisible forces behind the invisible forms through power of mind। पावर ऑफ माइंड तो हमारा जो मन की शक्ति है उसके द्वारा हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं और उसको सेंस कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। उसको देख नहीं सकते। जैसे कि हवा है, तो हवा भी एक प्रकार का इनविजिबल एक एनर्जी है, तो उसको हम अनुभव कर सकते हैं, उसको सेंस कर सकते हैं। इस तरह जो लाइट है उसको भी हम, गर्मी है उसको भी हम महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। इस तरह वाइब्रेशंस है, कई जगह के वाइब्रेशंस होते हैं, तो वाइब्रेशंस हम कहीं जाते हैं मंदिर के अंदर, कहीं अच्छी जगह जाते हैं तो वाइब्रेशंस महसूस कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, पर देख नहीं सकते हैं। तो ये चीजें जो है वो इनविजिबल फोर्सेस है। एवरीथिंग दैट इज डन इंडिविजुअली और कलेक्टिवली बिगिंस फर्स्ट इन द थॉट ऑफ द थिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ होता है उसका, वो ऐसे नहीं होता है, उसका पहले हमारे अंदर एक थॉट तो का निर्माण हो चुका होगा। मतलब कोई भी क्रिया से पहले उसका विचार आना जरूरी है। विचार एक अंदर आता है, उसके बाद में वो विचार वो ही घनीभूत स्वरूप लेता है और कार्य होता है। तो बिना विचार कभी भी कोई कार्य हो नहीं सकता। हम जो करते हैं और जो करेंगे उसके पीछे कहीं ना कहीं विचार, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली कोई भी लेवल के ऊपर विचार तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई विचार नहीं किया है और ऐसा चीज हो जाएगी, ये कभी भी संभवित नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि पहले एक विचार आता है, उसके बाद क्रिया होती है। और इसीलिए वो आगे कहते हैं कि इवन इफ द थिंग इज डन सडनली वी शुड हैव थॉट ऑफ इट फर्स्ट। तो हम शायद कह सकते हैं कि भाई मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं और सडनली ये चीज हो गई, तो मैंने तो सोचा नहीं था, ऐसा हो गया। पर वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं आपने कहीं उसको सोचा ही होगा। चाहे हमारे वो हमारी पकड़ में नहीं आया, हमारे ऑब्जर्वेशन में नहीं आया हो, वो अलग बात है। पर कहीं ना कहीं हमने जो चीज सोची होगी वही चीज घटित होती है। तो कोई ऐसी चीज नहीं बनती है लाइफ के अंदर कि जो हमने कभी सोची ना हो। तो ये एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इससे इसके ऊपर से हमको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि किस तरह हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि हमारा ज्यादातर थिंकिंग जो है वो नेगेटिव ज्यादा है, जिसमें डाउट ज्यादा होते हैं, जिसमें फियर ज्यादा होता है, इनसिक्योरिटी ज्यादा होती है, डिस्करेजमेंट होती है। ये सब जो है वो नेगेटिव तत्व हमारा थिंकिंग के अंदर ज्यादा पड़े हुए होते हैं, और फिर इसी तरह चीजें घटित होती रहती है। फिर हम कहते हैं कि अरे ये ऐसा कैसे हुआ, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था। पर वो सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर ये सारी चीजें काम करती रहती है और वही चीजों को आमंत्रण देती रहती है। तो वो खास ध्यान में रखना है कि हम क्या सोचते हैं, किस तरह सोचते हैं। अभी आपने एक व्यक्ति को बुलाया है, मानो कि कोई वर्कर को बुलाया है, और वर्कर अभी थोड़ा आने में देर हो गया तो एक नेगेटिव थिंकिंग चालू हो जाएगा, नहीं वो तो आने वाला ही नहीं है, वो तो ऐसा ही करता है हमेशा। तो हम जब डाउट क्रिएट करते हैं तो फिर वही चीज बनना चालू हो जाती है। तो कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए, और थिंकिंग को हमारा जो है वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, बैलेंस में रखना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट बात है हमारे लिए। और क्योंकि एक दूसरी चीज क्या है कि हमारे अंदर सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है, इसलिए पता ही नहीं चलता है कि अंदर क्या गड़बड़ चल रही है। ऐसे नेगेटिव थिंकिंग चालू रहता है पर वो हमारी पकड़ में ही नहीं आता है। तो थोड़ा सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, बार बार जरा अंदर की ओर देखना चाहिए कि क्या चल रहा है अंदर। और कभी भी नेगेटिव थॉट आए तो वो पकड़ में आ जाना चाहिए कि हाँ देखो ये नेगेटिव थॉट आया। A bridge can be created by the mind of man, but man cannot create a tree or a rock। ये तो सही है कि आदमी कुछ बना सकता है, ये चीज ऐसी बना सकते हैं कि जो ऑलरेडी जो क्रिएशन हुआ है, जो मटेरियल बन गया उसके अंदर से वो कुछ रिफॉर्म बना सकते हैं, नया क्रिएशन बना सकते हैं।
तो पर जो चीज नहीं बनी है, ऐसी चीज कोई चीज को आदमी बना नहीं सकता। तो आदमी कभी भी न ट्री बना सकता है, न रॉक बना सकता है, पर जो रॉक है या और मटेरियल है धरती के अंदर जो चीजें हैं, उसका उपयोग करके चाहे मनुष्य कुछ भी चीज बना सकता है। पर जो नहीं है उसको वो कभी भी नहीं बना सकता। मतलब बेसिक मटेरियल जो है वो चिट्टी से आया हुआ है, उसके बाद वो उसको उसका क्रिएशन और क्रिएशन कर सकता है, उसका फॉर्म दे सकता है। पर जो चिट्टी के द्वारा बना हुआ नहीं है, ऐसी कोई चीज मनुष्य बना नहीं सकता है। Creation of this is a direct from some invisible plane which causes the creation of things which are beyond man's control. तो ये जो क्रिएशन जो है, इनविजिबल फोर्सेस से इनविजिबल प्लेन के ऊपर बना रही है, और वो बियॉन्ड मैन्स कंट्रोल है। हमारा हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जो प्रकृति बनाती है उसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। And also causes everything that man appears to cause, like computer, because it caused man himself to come into existence. तो जिस तरह चिट्टी ने अलग अलग वस्तुएं बनाई है, इस तरह ये जो हमारा मनुष्य देह है, वो मनुष्य देह को भी चिट्टी ने ही बनाया है। चाहे कितना भी सूक्ष्म हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो या स्थूल फिजिकल फॉर्म में हो, वो सब चिट्टी की ओर से बनाया गया है। जैसे इंसान कंप्यूटर बनाता है, इस तरह प्रकृति ने चिट्टी ने हमें बनाया हुआ है। तो ये वही एक इनविजिबल कोज है कि जो चिट्टी जो सबको बनाती है, वो इनविजिबल कोज है जिसको द्वारा मनुष्य बनता है, और फिर मनुष्य चाहे और कोई भी चीज बना सकता है। दिस बेसिक कोज ऑफ ऑल थिंग्स इज व्हाट वी कॉल द फर्स्ट कोज। तो जो बेसिक कोज है वो पहला कारण है। बेसिक कोज क्या है कि प्रकृति जो है वो पहला कारण है, और वो प्रकृति से ही ये सब निर्माण होता है। तो बेसिक कोज जो है वो चिट्टी है, जहां से ये सब पूरा निर्माण हुआ है, और उसको फर्स्ट कोज भी कह सकते हैं। इट ऑपरेट्स थ्रू माइंड, एंड सिंस इट causes all things we call it universal mind. All powers come from this one source. तो ये इसको अभी नाम दिया गया यूनिवर्सल माइंड, क्योंकि जो जो कुछ भी घटित होता है, जो 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 बन रहा है, जो जो क्रिएशन हो रहा है ये तीनों लोक के अंदर, भूभुव स्व के अंदर, वो जिस माइंड से बना है उसको यूनिवर्सल माइंड कहा जाता है। तो चिट्टी का जो माइंड है वो यूनिवर्सल माइंड है। और चिट्टी को तावरिया जी डिवाइन माइंड ऑफ गॉड कहते थे, कि मतलब कि भगवान का जो मन है वो चिट्टी है, और चिट्टी का जो अपना मन है वो हमारा यूनिवर्सल माइंड है, जहाँ से पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड बना है। और वही वही एक सोर्स है जहाँ से ये सब चीज आती है। वन पोर्शन ऑफ द माइंड इज ऑब्जेक्टिव दैट मेक्स ब्रिज। तो एक ये जो पोर्शन जो ये जो है यूनिवर्सल माइंड, इसका एक पोर्शन को ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और फिर वो ही हमारे अंदर आता है और इंडिविजुअल माइंड बनता है। एंड द अदर पोर्शन ऑफ द यूनिवर्सल माइंड takes charge of the direction and utilization of forces that operates independent of our conscious or objective mind, and directs all the automatic functions of the body that sustains life, that is respiration, digestion, etc., and that goes without our cognize. This phase of the universal mind within us termed as subjective mind. तो यहाँ
सब्जेक्टिव माइंड अब क्या है वो यहाँ क्लियर करते हैं कि यूनिवर्सल माइंड से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव माइंड बने हैं। तो जो अंदर जो एनर्जी आती है और जिस तरह काम करती है, तो उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव माइंड बनते हैं। तो ऑब्जेक्टिव माइंड क्या है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उसको वो ऑब्जेक्टिव माइंड कहते हैं। और सब्जेक्टिव माइंड जो है वो जो जिससे हमारे जो ऑटोमेटिक फंक्शन जो है, जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, अपने आप में चौबीसों घंटे चलता रहता है, वो सब्जेक्टिव माइंड। मतलब जो यूनिवर्सल माइंड हमारे अंदर आया, इंडिविजुअल माइंड बना, और इंडिविजुअल माइंड के दो फंक्शंस हुए, एक ऑब्जेक्टिव माइंड के रूप में जो कॉन्शियस माइंड है हमारा। जो कॉन्शियस माइंड है मतलब कि जिससे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं ये पूरी दुनिया को, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। और इसके उसके अलावा दूसरा जो है एक हमारा माइंड, वो जो है सब्जेक्टिव, कि जो हमारे अंदर बॉडी की सिस्टम्स को अपने आप में चलाता रहता है, उसको सब्जेक्टिव माइंड कहा गया। उसको हम सबकॉन्शियस भी कह सकते हैं, और एग्जैक्टली सबकॉन्शियस नहीं है, फिर भी एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस, इस तरह स्थूल रूप में हम इसको समझ सकते हैं। In the human body, the objective mind controls the cardiovascular nervous system and the subjective mind works through the sympathetic nervous system. तो ये अलग अलग सिस्टम्स जो है वो कोई जो है वो ऑब्जेक्टिव माइंड से ऑपरेट होती है और कोई जो है वो सब्जेक्टिव माइंड से ऑपरेट होती है। These two systems are almost entirely separate except the vagus nerve that ties the two systems together in one place. ये थोड़ा टेक्निकल बात है, हमारे लिए ये आज का सब्जेक्ट से उपयोगी नहीं है, खाली हम पढ़ लेते हैं। तो एक वेगस नर्व है जहाँ ये दोनों जो माइंड है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव माइंड, वो वहाँ दोनों इकट्ठे होते हैं। The fibers of the system actually join and phase into the fibers of the other system in vagus nerve. The stream of forces can go either way or even both ways at the same time. तो ये वेगस जो नर्व है उसके द्वारा ये जो दोनों सिस्टम इकट्ठे होते हैं, वो ऊपर नीचे कहीं भी जा सकते हैं। ये तो ठीक है, टेक्निकल बात है। अब आगे, ऑर्डिनरीली दिस टू फेजेस ऑफ माइंड ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली। तो ये दो दो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव माइंड जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं नॉर्मल कोर्स के अंदर। द ऑब्जेक्टिव माइंड अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस कैन एंड डज कंट्रोल द सब्जेक्टिव। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि ऑब्जेक्टिव माइंड वैसे तो सेपरेट काम करते हैं, पर कभी कभार ऑब्जेक्टिव माइंड जो है वो सब्जेक्टिव माइंड को कंट्रोल कर लेता है, और कभी कभार सब्जेक्टिव माइंड भी ऑब्जेक्टिव माइंड को कंट्रोल करता है। Likewise, the subjective mind also controls the objective mind. The subjective cannot stop its work as long as there is life in the organism. It is absolutely automatic. तो सब्जेक्टिव माइंड जो है वो तो हमेशा 24 घंटों जब तक जीवन है तो तब तक उसको काम करना पड़ता है, क्योंकि उसके जो मेजर जो फंक्शंस है, जैसे कि हमारा रेस्पिरेशन है, हमारा सर्कुलेशन है, ये सब चीजें तो एक एक सेकंड के लिए भी बंद होनी नहीं चाहिए। और इसीलिए भगवान ने ये सब्जेक्टिव माइंड का उस रोल जो दिया है उसको, कि वो ऑटोमेटिक फंक्शन इसके द्वारा होते ही रहे, ये सब चालू रहे चौबीसों घंटे। The subjective mind has few of orders to carry out except those which it receives at birth, that is to carry out the vital functions of the organism. तो हमारा जन्म होता है तब से सब्जेक्टिव माइंड को कुछ फंक्शन दिए जाते हैं कि भाई ये काम तुमको करना है। तो बचपन से ही हमारा जन्म होता है तो श्वास चालू हो जाता है, सर्कुलेशन चालू हो जाता है, और बॉडी की अलग अलग क्रियाएं चालू हो जाती हैं। तो वो एक जिम्मेदारी सब्जेक्टिव माइंड को जब जन्म होता है उसके साथ ही दी जाती है। There are other kinds of orders which you can give to the subjective mind and which it can and will carry out automatically exactly as ordered or told. अभी यहाँ हमारे काम की बात आती है। एक तो उसका फंक्शन जो ऑटोमेटिक है उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, उसको हमें कुछ करना भी नहीं। पर सब्जेक्टिव माइंड का एक दूसरा भी रोल है कि उसको हम कुछ कह सकते हैं, उसको हम कुछ ऑर्डर कह सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर ढंग से अगर उसको हम कहते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं,
तो वो चीज उठाता है, वो लेता है, और वो चीज के मुताबिक वो करके भी बताता है। तो ये सब्जेक्टिव माइंड का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमें कुछ कराना है उसके द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट चीज, तो अगर इसका हम कोई पर्टिकुलर वे में उसके साथ हम कम्युनिकेट करके उसके द्वारा हम यूनिवर्सल माइंड से ये सारी चीजें ले सकते हैं। तो सब्जेक्टिव माइंड मीडिया है, आता है चीज जो आएगी वो तो यूनिवर्सल माइंड से, पर सब्जेक्टिव माइंड द्वारा ही आएगी। और सब्जेक्टिव माइंड अगर हमारा ट्रेन नहीं है तो हम यूनिवर्सल माइंड से कुछ नहीं ले सकते। And there is a specific way in which we can make that demand to the greatest power in the universe. तो जो यूनिवर्स का जो ग्रेटेस्ट पावर है, ये जो यूनिवर्सल माइंड का, उसको हम उसके तो वहां से हम कुछ उसके ऊपर डिमांड कर सकते हैं, और वहां से कुछ हम स्पेसिफिक वे में पा सकते हैं। Our subjective mind, having access to the vast power of the universal mind, can accomplish anything which is not prohibited by the laws of the time and space. तो कुछ भी हम पा सकते हैं। ये सब्जेक्टिव माइंड है, वही यूनिवर्सल माइंड के साथ एक्सेस होता है, उसको उसके 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 साथ कनेक्ट हो सकता है, और वहां से कुछ भी हम प्राप्त सकते हैं, सिवाय कि जो चीज प्रोहिबिटेड है या कुदरत के कानून के मुताबिक जो है, उसके परे की जो चीज है या टाइम और स्पेस के ऊपर की चीज है, ऐसी चीज हम उसको उसके द्वारा हम डिमांड नहीं कर सकते। सब्जेक्टिव चीज का भी एक लिमिटेशन ये है कि हम मांग सकते हैं कुछ भी, पर ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि जो अगेंस्ट द लॉ हो, या टाइम के और स्पेस के ऊपर, या जैसे कि सब्जेक्टिव माइंड से हम कि भाई मुझे आत्मदर्शन हो जाए, तो वो सब्जेक्टिव माइंड का काम नहीं है, वो सब्जेक्टिव माइंड करा भी नहीं सकता है। तो ऐसी चीज हम मांग नहीं सकते, या कोई ऐसा कोई नेगेटिव चीज या गुनाहित चीज हम मांग नहीं सकते, वो अगेंस्ट नेचर है। किसी का बुरा हो, इस तरह का कुछ अगर सोचना या इस तरह का कोई प्रयोग, तो उसमें हम सब्जेक्टिव माइंड का अगर सहारा लेना चाहे तो वो हो नहीं सकेगा, क्योंकि अगेंस्ट ये अगेंस्ट नेचर है। द सब्जेक्टिव माइंड इज entirely impersonal. It does not discriminate us to persons or reasons, why or pros and cons. तो ये जो सब्जेक्टिव माइंड है, ये देखो हमारी बुद्धि से नहीं चलता है, और उसको हम कुछ प्रोज और कॉन्स, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज वो कुछ नहीं समझता है। वो सब्जेक्टिव माइंड को जो ऑर्डर देते हैं, और वो अगर सही ढंग से है और वो सही रूप में है, मतलब कि वो जो प्रकृति के नियम के अधीन है, तो सब्जेक्टिव माइंड वहाँ कोई रीजनिंग नहीं है, वहाँ कोई बुद्धि का काम ही नहीं है। बुद्धि काम वहाँ नहीं करती है, बुद्धि से कुछ भी किया नहीं जाता है सब्जेक्टिव माइंड को। उसको पर्टिकुलर रूप में खाली एक सजेशन ही दिया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। इसीलिए कहते हैं कि देयरफॉर डू नॉट मेक ए मिस्टेक टू एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन टू इट योर रीजंस। तो उसके साथ कुछ दलीलबाजी करके या कुछ उसको सब्जेक्टिव माइंड को ऐसे समझाने का कभी भी प्रयत्न मत करना, या बुद्धि से प्रयत्न मत करना कि देखो मुझे तो ये चीज चाहिए, गाड़ी चाहिए, क्योंकि मुझे तो आना जाना बहुत है, बहुत डिस्टेंस है, और ये ऐसी जरूरत है। ये कोई बुद्धि से उसको समझाने की जरूरत ही नहीं है, वो समझेगी भी नहीं। तो सब्जेक्टिव माइंड जो है उसको ये सब चीजों से परे है। उसका जो एक अपना एक जो स्ट्रक्चर है, वो इस चीजों के अंदर नहीं आता है। Subjective mind is limited only by the arbitrary conditions of time, space, force, and other natural laws under which we as a human being are limited. तो जिस तरह हम इंसान जो है वो हमारा एक लिमिटेशन है, इस तरह सब्जेक्टिव माइंड का भी लिमिटेशन है। क्या है कि टाइम, स्पेस, फोर्स एंड अदर नेचुरल लॉज, ये सब्जेक्टिव माइंड के लिमिटेशंस है, और वो लिमिटेशंस के कारण इसके अंदर ही काम कर सकता है। Our individual subjective mind is the immediate personal link with the universal mind. तो हमारा जो व्यक्तिगत सब्जेक्टिव माइंड जो है, वो यूनिवर्सल माइंड के साथ वो इमीडिएट पर्सनल लिंक बनाता है, एकदम तुरंत उसकी पर्सनल लिंक यूनिवर्सल माइंड के साथ बन जाती है।
The subjective mind can be directed inwardly to all the worlds on our inner planes, which draws life from the very source of everything, universal mind, that has access to the unlimited power. तो ये सब्जेक्टिव माइंड जो है उसको हम इनवर्डली जो हम अंदर की ओर मोड़ते हैं, उसको अंदर की ओर ले जाते हैं, और अंदर के जो इनर प्लेन जो है हमारे अंदर के वर्ल्ड के, तो उसके द्वारा हम ये यूनिवर्सल माइंड का कांटेक्ट कर सकते हैं, और यूनिवर्सल माइंड जो अनलिमिटेड पावर का सोर्स है, वहां से हम कुछ भी चीज पा सकते हैं. In consciously creating circumstances, we reverse the process of physical sight. Instead of saying mentally a picture of what we know already exists physically, we impress our individual subjective mind comes about physically. You imagine a picture and then by means of a definite technique, you make them come true before your very eyes in due time. तो नॉर्मल कोर्स में क्या होता है कि हम कहते हैं कि भाई हम पहले एक चीज जो चाहिए वो एक पिक्चर ऑफ व्हाट वी नो ऑलरेडी एग्जिस्ट फिजिकली. तो हम जैसे कि एक चीज चाहिए उसका पिक्चर हम आंखों के सामने बनाते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं. यहाँ तो कहते हैं कि ऐसा नहीं करना है, वो चीज ऑलरेडी आपके पास है, इस तरह सोचो. अभी मानो कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, तो मैं क्या सोचूंगा कि ये फलाना फलाना गाड़ी जो है उसका मैं पिक्चर आंखों के सामने लाऊंगा, सब्जेक्टिव माइंड को बोलूंगा कि भाई मुझे ये गाड़ी चाहिए. तो ये नहीं, ये करेक्ट वे नहीं है. वो कहते हैं कि आपको इस तरह सोचना है कि ऑलरेडी आपके पास ये गाड़ी है ही, आपकी आ चुकी है, आपके पास ही है. तो ये सोचने का ढंग यहाँ बदलना है. पिक्चर ऐसा नहीं बनाना है कि ऐसा होगा, ऐसा आएगा, ऐसा टाइम इसमें नहीं लाना है, टाइम स्पेस इसके अंदर नहीं होना चाहिए. आपको सोचना ये है कि ये तो है ही मेरे पास. इस तरह अगर आप सोचोगे तो आप पाओगे कि हाँ है, ये तो है ही. तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको किस तरह सोचना है. You imagine a picture and then by means of a different technique you make them come true before your very eyes in due time. तो वो एक इमेजिन पिक्चर ये करना है कि ये चीज मेरे पास है, मुझे अगर तबीयत अच्छी बनानी तो मेरी तबीयत अच्छी है. ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा सोचना है कि भाई अरे मेरी बीमारी है तो मेरी बीमारी दूर हो जाएगी. ऐसा उल्टा नहीं सोचना है, मुझे बीमारी से मुक्त होना है, मेरी बीमारी दूर हो जाएगी. नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं हूं मतलब कि मैं अच्छा ही हूं, ऐसा ही सोचना है. आपको जो पिक्चर आंखों से कैसे सामने लाना है, आपका ही पिक्चर. तो एक जैसे कि आप हेल्दी व्यक्ति की तरह घूम रहे हैं, हेल्दी व्यक्ति की तरह खा रहे हैं, पी रहे हैं. डायबिटीज है तो भी आप आइसक्रीम खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा पिक्चर आपको बनाना है. ऐसा नहीं कि आप दवा खा रहे हैं ऐसा पिक्चर बनाओ, तो और ही बीमार हो जाओगे. तो कैसा पिक्चर बनाओगे ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको उसकी वो जो जो दूसरी साइड है, जैसे कि आपके पास है ही वो चीज, इस तरह आपको पिक्चर बनाना है. न कि आप उसको बुलाते हैं, उसको पाने के लिए आप कुछ ये कर रहे हैं. ऐसा नहीं है, इसमें है वही चीज है, इस तरह हमें अप्रोच करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अगर इस तरह हम अप्रोच नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा. कोई भी चीज चाहिए तो इस तरह सोचो कि है वो मेरे पास ही, वो मेरी ही है, मेरा हक है, वो है ही. ऐसा सोचो, ये वो हो चुका है. ऐसा आप सोच लो कि वो एग्जिस्टेंस में तो हो चुका है, अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है वो अलग बात है, पर एग्जिस्टेंस में तो वो हो चुका है, वो है ही, मेरी चीज है वो. In other words, creating circumstances require our first to impress on your subjective mind what you want to perceive with your objective mind. तो ऑब्जेक्टिव माइंड जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उसके द्वारा जो हमें प्राप्त करना है, उसको हमें पहले सब्जेक्टिव माइंड के अंदर हमारे उसको हमें पहले मतलब कॉन्शियस माइंड के द्वारा हमें उसको पहले अप्रोच करना है और फिर सब्जेक्टिव माइंड को उसके अंदर लाना है. फर्स्ट टू इम्प्रेस ऑन योर सब्जेक्टिव माइंड, उसको पहले सब्जेक्टिव माइंड के ऊपर इम्प्रेस करना है और फिर उसको ऑब्जेक्टिव माइंड से उसको देखना है. डू नॉट एक्सेप्ट वॉट एवर मे कम बिफोर योर आइज. दूसरा कोई आता है कि कोई अगर हम डेविएट भी हो जाता है कि ये चीज चाहिए उसके बदले में कुछ और
आगे पीछे हो जाता है, तो डेविएशन होता है, तो उसको छोड़ दो। जो जो चीज चाहिए उसके ऊपर ही आपकी आंख टिकाए रखो अंदर। डिटरमिन योरसेल्फ व्हाट शैल कम बिफोर योर आईज। तो हमें क्या चाहिए वो चीज को हमारी आंख के सामने रखना है। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिटरमिन एंड नो व्हाट यू वांट। अभी यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, कई बार हम हमें क्लियर ही नहीं होता है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी बहुत सारी होती है। कभी लगता है कि नहीं ये मांगो, कभी लगता है कि नहीं वो मांग लो, ये चाहिए वो चाहिए। तो हमारे अंदर एक क्लैरिटी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट एक डिटरमिन करो कि आपको क्या चाहिए, आपकी प्रायोरिटी क्या है। और प्रायोरिटी ऐसी होनी चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट हो, लग्जरी नहीं। इसमें लग्जरी की बात नहीं है, ये प्रायोरिटी या हमारी रिक्वायरमेंट। अगर एक आदमी बीमार है तो उसकी प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि वो किस तरह शरीर अच्छा हो जाए, तो वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। इस तरह प्रायोरिटी हमारे हमें हमारे अंदर स्पष्ट होनी चाहिए। Have a clear, well-defined understanding with yourself before you start consciously to create circumstances. तो ये जो अंदर हम circumstances बना रहे हैं, जो आंखों के सामने जो देखना है, उसके पहले हमें क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग बना लेनी चाहिए। डू नॉट मेक अप योर माइंड हेस्टली। तो कोई जल्दबाजी में कुछ भी मत करो। इन डीलिंग विथ इन्फिनाइट फोर्स यू कैन नॉट एफोर्ड टू बी हेस्टी। यहाँ हम जब ये इन्फिनाइट फोर्स के साथ काम करते हैं तो कोई हेस्ट मतलब कि जल्दबाजी में, उतावल में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर 1-2 मिनट में ब्रेक आएगा तो हम फिर से जोड़ सकेंगे। Satisfy yourself that your predominated desire is worthy, rational, natural and not harming to anyone। तो ये सब चीजों का भी ध्यान रखना है कि हमें जो चीज चाहिए वो वर्दी होनी चाहिए, मतलब वो हमारे लिए जो जरूरी है ऐसी चीज होनी चाहिए, वो रैशनल भी होनी चाहिए, मतलब बुद्धिगम्य होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, और खास करके किसी को वो नुकसान न करे ऐसा उसमें नहीं होना चाहिए। तो हमें कुछ ऐसा नहीं मांग सकते कि दूसरों को नुकसान हो और हमें फायदा हो जाए। अगर धंधे की भी बात है तो इसमें कि भाई मेरा फायदा हो जाए, दूसरा का चाहे होना हो वो हो, ऐसी चीज हम नहीं कह सकते उसके अंदर। फिक्स दैट डिजायर। अब एक डिजायर को फिक्स करो, आपकी क्या चाहिए। नॉट एज यू होप इट मे बी। ऐसा नहीं कि भाई एक हम आशा करते हैं कि ये हो जाएगा, मेरा शरीर ठीक नहीं चल रहा है, मैं आशा करता हूँ कि मेरा शरीर अच्छा हो जाए, या पैसा नहीं है आजकल। तो हम बात कर रहे थे कि एक डिजायर को फिक्स करना है और नेचुरल फॉर्म में उसको मांगना है। और ऐसा नहीं होपफुल होगा, ऐसा नहीं, ये कॉन्फिडेंस के साथ मांगना है। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपको जॉब चाहिए, तो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ मैं भी मिल जाएगी तो अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है। इस तरह मत सोचना है। एक उसका पिक्चर ऐसा बनाओ कि आप जॉब के ऊपर ही हो, वो आपके पास है ही, ऑलरेडी आ चुकी है। वो आपको दिखाई नहीं दे रखी रही है वो अलग बात है, पर वो आपके पोजीशन में ही है। तो जो चीज चाहिए, पैसा चाहिए, तो इस तरह सोचो कि पैसा तो है आपकी तिजोरी में पड़े ही है। वो हो सकता है पर अभी अभी आप उसका यूज नहीं कर सकते हो। वो मतलब वो सरकमस्टांसिस नहीं बने, पर अंदर उसको इस तरह के सरकमस्टांसिस तो बना ही लेना है सोच के अंदर। See yourself in that picture actually, occupied in doing exactly you would do if it was already externalized। तो इस तरह सोचो कि वो ऑलरेडी हो चुकी है, वो है ही। वो खाली बस मुझे अभी वो मैं उसको देख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता, वो अलग बात है, पर वो चीज मेरी है ही, मेरे पास ही है। ऐसा सोचेंगे तो वो जितनी जल्द हो सके इतनी वो हमारे पास आ जाएगी। होल्ड दिस मेंटल पिक्चर एज लॉन्ग एज यू कैन। अब ये पिक्चर बनाना है, खाली सोचना नहीं है, कोई विचार अंदर शब्द की बात नहीं है, ये विजुअलाइजेशन है। तो आपको जो चीज चाहिए उसका एक पिक्चर बनाओ। हेल्थ का चाहिए है तो हेल्थ का बनाओ, जॉब का है तो जॉब का बनाओ, कोई इकोनॉमिक है तो वो उसका बनाओ।
जो चीज चाहिए, रिलेशंस अगर गड़बड़ है रिलेशंस के अंदर, तो वो व्यक्ति के साथ मेरे रिलेशन स्मूथ है, इसका पिक्चर बनाओ। तो कोई भी चीज का आप पिक्चर बनाओगे और उसको होल्ड करके रखो, आप कितनी देर तक कॉन्सेंट्रेट उसके ऊपर कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। डू नॉट स्ट्रेन और ट्राई टू विल इट इनटू बीइंग। तो कोई खास जोर लगा के स्ट्रेन करके नहीं करना है, नॉर्मल कोर्स में करना है, पर फोकस इसके ऊपर ही होना चाहिए। ऐसा जबरदस्ती पकड़ना नहीं है, नॉर्मल कोर्स में फिर भी फोकस होना चाहिए। जस्ट कीप द इमेज इन माइंड, थिंकिंग ऑफ इट ऑब्जेक्टिवली एज ऑफन एज योर एक्टिविटी परमिट्स। तो जब जब आपको दिन में मौका मिलता है, तो उसके बारे में ऑब्जेक्टिवली आप तटस्थ रूप से वो पिक्चर को बार बार लाते जाइए, और वो उसको ही एक विजुअलाइज करने का प्रयत्न करिए। दीज इमेजेस आर थॉट फॉर्म्स बिकॉज दे आर रियल फॉर्म्स इन योर वर्ल्ड ऑफ थॉट। तो हमारा जो वर्ल्ड ऑफ थॉट है उसके अंदर तो ये रियल है, वो बन चुका है ये थॉट फॉर्म। यू डिसाइड ऑब्जेक्टिवली व्हाट दे शैल बी। तो हमें एक तटस्थ रूप से खाली डिसाइड करना चाहिए पड़ेगा कि वो क्या चीज है, वो थॉट कौन सा है, वही खाली हमें एक उसको ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करना है। बट यू वर्क सब्जेक्टिवली टू ब्रिंग देम अबाउट थ्रू योर सब्जेक्टिव माइंड। अभी काम करना है सब्जेक्टिव माइंड के साथ, और सब्जेक्टिवली उसको उसके ऊपर हमको विचार करना, सब्जेक्टिवली उसको लाना है सब्जेक्टिव माइंड द्वारा। पर जो विचार करना है वो ऑब्जेक्टिवली हमें करना है। टॉक टू योर सब्जेक्टिव माइंड एज दो इट वर डायरेक्टली टू एन इंडिविजुअल। तो ये हमारे साथ जुड़ा हुआ ही है, इसलिए हम इसके साथ बात कर सकते हैं। तो आप जो चाहिए उसके बारे में आप उसके साथ सब्जेक्टिव माइंड के साथ बात करो। अब उसका पॉइंट क्या है, कहाँ है, आप बात करोगे तो कहाँ आप विजुअलाइज करोगे, कहाँ आप सोचोगे कि वो कहाँ पड़ा है सब्जेक्टिव माइंड, उसका भी कोई एक जगह तो होनी चाहिए ना। तो उसकी जगह बताते हैं सोलार प्लेक्सस। द सोलार प्लेक्सस इज द सेंटर ऑफ योर सब्जेक्टिव माइंड एंड इज इंडिविजुअल्स लिंक विथ यूनिवर्सल माइंड। तो ये यूनिवर्सल माइंड जो हमारा हम जिसके साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारा ये जो सोलार प्लेक्सिस है, मतलब नेवल पार्ट है, वहां से ये सोलार प्लेक्सिस के साथ, अगर वहां से सब्जेक्टिव माइंड यूनिवर्सल माइंड के साथ जुड़ा हुआ है। तो समझो कि एक ये सोलार प्लेक्सिस के पास हमारा सब्जेक्टिव माइंड का सेटअप बॉक्स है, और सेटअप बॉक्स द्वारा वो यूनिवर्सल माइंड के साथ जुड़ा रहता है। तो सब्जेक्टिव ये जो सोलार प्लेक्सिस है, अब प्रॉब्लम क्या है कि अब तक में हमने सोलार प्लेक्सिस के बारे में सब कुछ जो सुना है वो सब नेगेटिवली सुना है। तो सोलार प्लेक्सिस में ऐसा भी हो सकता है, वो हमारे लिए थोड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि हम तो मानते हैं कि भाई सोलार प्लेक्सिस बहुत निकम्मी चीज है, वहाँ तो एनिमलिक सेल्स पड़े हुए हैं, पशुता है हमारे अंदर, वो वहाँ है। ऐसा वैसा हमने जो सब जो सुना है, उसके लिए हमारी एक धारणा हो जाती है कि सोलर प्लेक्सिस तो ऐसा है। पर उसकी सोलर प्लेक्सिस की दूसरा भी एक पॉजिटिव पार्ट है, जो ये सब्जेक्टिव माइंड को यूनिवर्सल माइंड के साथ लिंक करता है। तो ऐसा नहीं है कि सोलर प्लेक्सिस मतलब सब गड़बड़ वाला ही है। When you speak to your subjective mind, close your eyes simply that your objective mind may not be deviated. तो आप जब भी सब्जेक्टिव माइंड के साथ बात करते हो तो पहले थोड़ा एकांत होना चाहिए, और कोई डिस्टर्बेंस, नजदीक में कोई टीवी या कोई बातचीत वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए, थोड़ा एकांत हो। और दिन में ये नहीं मिलता है तो रात का टाइम सबसे अच्छा है। आप रात को सोने से पहले 5 मिनट थ्री स्टेप के साथ भी ये कर सकते हो। थ्री स्टेप करो, आंख बंद करो, और आप सब्जेक्टिव माइंड को जो आपको जो कहना है वो धीरे से उसको कहो, ताकि ऑब्जेक्टिव माइंड उसके अंदर कोई खलल न पहुंचाए। इन द darkness of closed eyes, try to feel the subtle body of the universal mind flowing through your organism. Bring yourself first to this definite feeling. अब ये सब मांगने बागने के बाद से वो तो बाद में आएगी, पहले आपको एक काम करना है कि आंख बंद करके आप देखो जो डार्कनेस अंदर है, तो वहां आप एक ऐसा फील करो कि यूनिवर्सल माइंड का जो
एक जो बॉडी है, यूनिवर्सल जो माइंड है, वो उसका सटल बॉडी है, उसको वहां वो पड़ा हुआ है, उसको एक उसको महसूस करने का प्रयत्न करो। तो ये काम पहले करना है कि ये हमारा हमारा बॉडी के अंदर से ये यूनिवर्सल माइंड का सूक्ष्म भाग है वो पसार होता है, इस तरह की एक फीलिंग हमें लेना है। और तावरिया जी ये तो बताते ही है कि भाई यूनिवर्सल माइंड हमारे 5 इंद्रियों द्वारा अंदर आता है और हमारे माइंड के द्वारा वो बाहर, ब्रेन के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। तो वो प्रोसेस तो हर क्षण चालू रहती है, वो बताते ही है इस तरह। तो ये चीज है ही, उसको खाली हमें एक महसूस करने का प्रयत्न करना है कि भाई जब हम पहले ये करते कुछ डिमांड करते उसके पहले आंख बंद करके एक डार्कनेस जो है वहां एक ये यूनिवर्सल माइंड को फील करने का प्रयत्न करो। Then with your closed eyes, bring the picture of your thought form to mind, describing clearly, speak to your subjective mind, solar plexus. अब उसके बाद में आप क्लियरली जो चाहिए वो वर्बली उसके शब्द के रूप में आप वो बताओ, और उसके सामने आंख में वो पिक्चर भी होना चाहिए, और सब्जेक्टिव माइंड को आप ओरली उसको आप बता सकते हैं। तो ये दो चीज होगी, आंख के सामने वो चीज होगी, अगर वो चीज चाहिए तो वो चीज है, और हम उसका डिमांड शब्द के रूप में करते हैं। Subjective mind impresses this charged image upon the whole body of the universal mind. तो ये जो सब्जेक्टिव माइंड के अंदर जो हमने जो चीज डाली, अभी जो जो डिमांड की है वो सब्जेक्टिव माइंड में जाएगी, और सब्जेक्टिव माइंड उसको यूनिवर्सल माइंड के अंदर वो इम्प्रेस करेगी, वो वहां उसके अंदर वो अंकित कर देगी। नेवर फॉरगेट टू गिव थैंक्स। अब ये प्रक्रिया हो जाए उसके बाद में लास्ट में आप हमेशा थैंक्स कहते रहना है, ग्रेटिट्यूड का भाव हमेशा आना चाहिए। तो कहना है आई थिंक आई नेवर फॉरगेट टू गिव थैंक्स, इनटू इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं आई थैंक दी फादर दैट दाउ हैस्ट हर्ड मी। तो ये बाइबल का कोटेशन लगता है कि मैं आपका आभार मानता हूँ फादर कि आपने मुझे सुना। तो इस तरह आप हमेशा थैंक मानो। व्हाट इज वर्थ हैविंग इज वर्दी ऑफ थैंक्स। तो वो जो आभार मानना, ग्रेटिट्यूड, वही सबसे अच्छी चीज है। When talking to your subjective mind, do not attempt to tell it its own business, which is the mean of carrying out your order. अब जब आप इसको उसको जब सब्जेक्टिव माइंड को कुछ कहते हैं तो ऐसा इस तरह बहुत नॉर्मल कोर्स में कहना है, कुछ ऐसा एक अटेम्प्ट नहीं करना है कि जैसे कि आप कोई आग्रह कर रहे हैं या कुछ इस तरह कुछ अटेम्प्ट करते हैं कि डिमांड कर रहे हो, पर डिमांड ऐसी एग्रेसिवली कर रहे हो, इस तरह नहीं होना चाहिए। वो इस तरह इसको आप नॉर्मल कोर्स में कहो, क्योंकि उसको ये उसका ही बिजनेस है, वो समझ जाता है उसको अगर आप नॉर्मली भी कहोगे। इट नोज फार मोर देन यू कैन पॉसिबली नो। तो तुम्हारे बारे में तुम जो नहीं जानते हो उसके उसको ज्यादा पता है। हमारे बारे में हम जो जानते हैं उससे ज्यादा तो वो हमारा सब्जेक्टिव माइंड हमारे बारे में जानता है, इसलिए उसको बहुत लंबी लंबी बात करने की जरूरत नहीं है। बस इन शॉर्ट बता दो कि ये एक जरूरत है। The clear and simple your presentation, the quicker will you attain result. तो जितना आप उसको क्लियरली और सिंपली उसको रिप्रेजेंट करेंगे, इतना अच्छा और झड़पी उसका रिजल्ट, त्वरित रिजल्ट आ सकता है। जस्ट गिव द प्लेन आउटलाइन ऑफ व्हाट यू वांट टू रियलाइज। तो ये फिर पहले की बात है कि अभी ये सब करने से पहले हमें एक आउटलाइन दे देना है हमारे विचारों को, हमें क्या चाहिए उसके बारे में एक आउटलाइन हमारे अंदर हो जानी चाहिए। डू नॉट लिमिट द सब्जेक्टिव एज टू टाइम। तो ये एक समय के अंदर बंधा हुआ सब्जेक्टिव माइंड नहीं है, जो आपने मांगा है तो वो वहां हो ही जाता है,
वहाँ वहाँ गैप नहीं है। सब्जेक्टिव माइंड जो है वो काम करता है, वो टाइम के अंदर काम नहीं करता है, वो तुरंत यूनिवर्सल माइंड के संपर्क करता है और यूनिवर्सल माइंड से तुरंत उसको जवाब आ जाता है। तो इस तरह वो एकदम स्पीड में काम करता है, वहाँ टाइम फैक्टर काम नहीं करता है। Do not stipulate how or through what channels it would come about। तो ये कुछ उसको बताना नहीं है कि भाई वो किस तरह, कौन से माध्यम से, कौन से चैनल से उसको काम करना है, और वो कि कौन से चैनल से हमारे पास वो जवाब आएगा, वो कुछ भी कुछ करने की जरूरत नहीं। होल्ड फास्ट टू द इमेज टोटली एंड डिटेल्स विल बी फिल्ड इन लेटर। तो पहले एक इमेज को बनाओ आंख के सामने, उसको पकड़ के रखो, और फिर जो डिमांड है वो उसको शब्द के रूप में बाद में उसको फिल अप करो। यूनिवर्सल माइंड नोज फार मोर अबाउट हाउ यू फील देन एनी ह्यूमन बीइंग कुड पॉसिबली नो। तो दूसरा कोई आदमी आपकी डिमांड के बारे में, आपकी जरूरत के बारे में जाने, उससे तो बहुत अच्छी तरह हमारा सब्जेक्टिव माइंड हमारी जरूरत क्या है वो जानता है। Because you are a part of the universal mind and you therefore communicate every state of mind within you to the universal mind। तो हम भी यूनिवर्सल माइंड का एक पार्ट ही है, और हम यूनिवर्सल माइंड को कम्युनिकेट इस तरह हम कर सकते हैं। डू नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट। अब इसकी चिंता में मत रहना है, ये हमारा काम तो है, इतना ही है कि अभी कब रिजल्ट आएगा। हो सकता है कई बार थोड़ा छोटा मोटा टाइम लेता है वो चीज होने में, पर उसमें फिर डाउट नहीं आने चाहिए, वरीज नहीं आनी चाहिए, कि फिर प्रयोग के बारे में डाउट नहीं आना चाहिए कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, मैंने मांग लिया और मिल जाएगा। कल उठा के मैं बोलूंगा मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, तो क्या ऐसा कोई कुछ मिल जाता है क्या? ऐसा कुछ भी अगर एक डाउट का एक छोटा सा अंश भी आएगा तो वो चीज जो बननी है वो कभी भी नहीं बन सकेगी। डाउट मत क्रिएट करो, और इस डिमांड भी इस तरह करो कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, इस तरह कोई ऐसी बहुत बड़ी डिमांड मत कर लो कि जो वो फुलफिल ना हो सके। फॉर्मेशन इन द इनविजिबल वर्ल्ड, 6 मैनिफेस्टेशन इन द विजिबल मटेरियल वर्ल्ड। तो जो इनविजिबल वर्ल्ड में जो हमने जो फॉर्मेशन जो किया है, वो विजिबल वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में वो कभी ना कभी प्रकट हो ही जाएगा। अब लास्ट बात है, एक दो बात है। ऑब्वियसली द सीड इज द थॉट फॉर्म, सो मेक श्योर इट इज द वन यू वांट। तो हमेशा जो थॉट फॉर्म है वो ही हमारा बीज है, जिसके द्वारा हमको जो चाहिए वो मिल सकेगी। इसलिए हमेशा ये एक हमें खास ख्याल रखना है कि ये थॉट फॉर्म जो है वही एक इसके ऊपर हम कितना और कंसंट्रेट कर सकते हैं, या इसको किस तरह हम बना के प्रेजेंट कर सकते हैं, इसको संपूर्ण रूप से किस तरह हम प्रेजेंट कर सकते हैं और मांग सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल डिस्टर्बेंसेस। You stamp the thought form in the universal mind carefully and earnestly। अभी हम जो डिमांड कर रहे हैं सब्जेक्टिव माइंड द्वारा, वो यूनिवर्सल माइंड के अंदर केयरफुली और अर्नेस्टली उसको स्टैम्प करना है। इसको ठप्पा लगा, जैसे स्टैम्प करते ठप्पा लगाते, इस तरह यूनिवर्सल माइंड के अंदर हमारा जो थॉट है उसको हमें स्टैम्प करना है केयरफुली और अर्नेस्टली, नम्रता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक। Then just as you do not disturb the seed after planting, you do not disturb the thought form by doubting its power or by fussing its detail। तो जैसे कि हम धरती के अंदर एक कुछ कोई बीज का जो प्लांटेशन करते हैं, उसके बाद उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उसको फूल फलने देने के लिए हम टाइम देते हैं। इसी तरह हमने जो एक थॉट का जो फॉर्मेशन, ये थॉट का जो प्लांटिंग किया अंदर, उसको फिर उसके ऊपर डाउट नहीं करना है या चिंता नहीं करना है और कुछ नहीं करना है, नहीं तो फिर वो जो अंदर सीड है वो खराब हो जाता है। Therefore I say unto you, what things
so ever you desire, when you pray, believe that you receive them and you shall receive them. तो हमेशा एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास रहना चाहिए। जब आप कुछ मांगते हैं, प्रे करते हैं, तो आपकी जो इच्छा है, जो डिजायर है, वो आपकी रिसीव हो जाएगी, और रिसीव हो रही है और रिसीव हो जाएगी। इस तरह का आपका हमेशा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। विद द इन्फिनाइट एंड इटर्नल, टू नो एंड टू एक्ट आर वन एंड द सेम। अब ये यूनिवर्सल माइंड, हमारा माइंड जो है वो क्या करता है, सोचता है फिर काम करता है। यूनिवर्सल माइंड के अंदर ऐसा नहीं है। वहां तो एक्ट और थॉट जो है वो दोनों एक ही है। जानना, टू नो एंड टू एक्ट, वो एक सेम ही है वहाँ। तो हम जैसे ही डिमांड किया, वहाँ एक काम हो जाता है इमीडिएटली, क्योंकि ये यूनिवर्सल माइंड की स्टाइल। वहाँ कोई थिंकिंग प्रोसेस नहीं है यूनिवर्सल माइंड के अंदर। इसीलिए एस्ट्रल माइंड में भी ऐसा है। एस्ट्रल वर्ल्ड में हम थॉट इज एक्शन कहते हैं कि भाई थॉट इज एक्शन, जहाँ विचार किया और वो घटित हो जाता है, थॉट इज एक्शन। तो वही चीज वहाँ यूनिवर्सल माइंड के अंदर भी है। नेचर वेस्ट नथिंग। नेचर के अंदर कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है, कुछ खराब नहीं होता है, कुछ निकम्मा नहीं जाता है। इफ यू हैड नॉट अर्न द राइट टू नो अबाउट थॉट फॉर्म, यू विड नॉट हर ऑफ देम। अभी आपका जो राइट टू नो, आपका ये हक है जानने का कि आपको किस तरह मांगना है। आपको आप मांग सकते हैं। पहली बात तो आप मांग सकते हैं, यही हमें हमें विश्वास नहीं होता है। हमें कभी किसी ने बताया नहीं कि नहीं आप मांग सकते हैं यूनिवर्सल माइंड के पास। तो पहली चीज तो हमें मानना है राइट टू नो, हमारा एक हक है ये, और वो हमें अर्न करना है राइट टू नो। और दूसरा, अगर इस तरह हम करते हैं तो हमारी बात सुनी जाएगी। If your past had not brought you to the point where you could accept this great power and use it, you would not be told about it. तो ये अगर पावर है उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और आपका जो पास्ट है उसको आप छोड़ नहीं देते हैं, तो आपको कुछ कहा नहीं जाएगा। मतलब कि आपको कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट, दो चीज ध्यान में रखनी है। एक तो हमारा राइट टू नो है, हम मांग सकते हैं, हम मांगना चाहिए, और वो किस तरह मांगना चाहिए वो भी हमने देखा, तो इस तरह हम मांग सकते हैं। बट बी वेरी श्योर दैट योर थॉट फॉर्म डू नॉट इंटेंड एनी हार्म टू अनदर पर्सन। तो ये बात पहले हम कर चुके हैं कि किसी को हमारी डिमांड से नुकसान नहीं होना चाहिए। हम ऐसा नहीं मांग सकते कि जिससे कुछ किसी को नुकसान हो, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। क्लीन आउट योर हार्ट ऑफ एनी बिटर, डिस्ट्रक्टिव, अनकाइंड, अनचैरिटेबल फीलिंग्स। तो ये मांगने से पहले आपका जो हृदय है उसको एक आप क्लीन कर दो। जो डिस्ट्रक्टिव उसके अंदर कुछ पड़ा है, भीतर कुछ पड़ा है, किसी के बारे में कड़वास पड़ी है, वो सबको आप भुला दो, उसको सबको छोड़ दो, और फिर एक क्लीन हृदय के द्वारा ये चीज को मांगो। यू कैन नॉट बिल्ड ए न्यू हाउस विथ रबिश फ्रॉम द ओल्ड वन। तो पुराना घर के ऊपर हम नया घर नहीं बना सकते। इसी तरह हमारे अंदर जो कुछ कूड़ा कचरा पड़ा है, और उसके द्वारा उसके साथ हम मांगेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ मिलने वाला नहीं। Work first on your basic thought form. Never mind that specific want in your life needs to be filled. तो हमारी जो निश्चित जरूरियात है वो जीवन की, वो हमेशा उसको उसको दिया जाएगा। वो हमेशा उसका फल हमें मिलने वाला है। अगर वो कोई नीड है और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो वो हमेशा फिलअप की जाएगी। That will be taken care of more quickly if you first make sure of your general alignment with nature's constructive forces. तो एक तो नेचर के जो कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस है उसके साथ हमें अलाइनमेंट करना है,
ये सब्जेक्टिव माइंड द्वारा, और फिर हमें जो हमारी जो बेसिक जरूरत है उसको हम पुटअप करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें क्विकली मिलता है। मेक योर थॉट फॉर्म कंस्ट्रक्टिव, include benefits to others as well as yourself, make it practical। तो ऐसा भी अगर हो सकता है तो बहुत अच्छा है कि हमें भी फायदा हो और दूसरों को भी फायदा हो। अगर ऐसी चीज हम मांगते हैं तो बहुत अच्छा है कि हमें भी फायदा है और दूसरों को भी फायदा है, वो और अच्छी चीज होगी। Concentrate it on what you want to be and not on what you don't want to have। तो मैंने बताया इस तरह आपको वो चीज नेगेटिवली नहीं देखनी है कि मैं बीमार हूं और मुझे अच्छा होना है, इस तरह नहीं, मैं अच्छा हूं ही, इस तरह आपको सोचना है। विजुअलाइज द थॉट फॉर्म इज वर्कड आउट नाउ। अब इस तरह सोचो कि ये वर्कआउट हो गया है, अभी ये हो गया है, ये चीज बन गई है। मेक द थॉट फॉर्म रिलेट टू योरसेल्फ एज द एजेंट ऑफ गुड। एजेंट ऑफ गुड, कोई अच्छाई का जो ये होता है, इसी तरह आपके थॉट को आप आपके साथ रिलेट करो। एक्ट कॉन्स्टेंटली इन फुल फेथ दैट योर थॉट फॉर्म इज वर्किंग आउट। आपका जो आपने जो डिमांड किया है वो उसके ऊपर काम का चालू है, हो रहा है, वो चीज मिल रही है। इस तरह आप कॉन्स्टेंटली एक फेथ बना के रखो। योर लाइफ कैन बी जस्ट एज वंडरफुल एज यू डिसाइड टू मेक इट। आप आपके जीवन को जिस तरह बनाना चाहे इस तरह इस चीज से आप बना सकोगे। तो ये चीज खाली ऐसे कोई बाह्य रूप में कोई मटेरियल के लिए नहीं है, पर इंटरनली कोई हमारी वीकनेस है इसके ऊपर भी हम ये कर सकते हैं। कोई वीकनेस है तो हम सब्जेक्टिव माइंड द्वारा उसको यूनिवर्सल माइंड में इम्प्रेस कर सकते हैं और हम इसका पॉजिटिव रिजल्ट देख सकते हैं। और लास्ट बात, concentration is the hindering of the modification of the thinking principle। तो हमारा जो थिंकिंग प्रिंसिपल जो है विचार की जो प्रक्रिया का एक जो भाग है, जो हमारा जो मेमोरी पूल है वहाँ वहाँ ये जो उसको वो प्रतिरोध करता है। कॉन्सेंट्रेशन जो है वो विचार की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ने देती है, वो एक कॉन्सेंट्रेट चीज के ऊपर ही बना के रखती है, तो वो हिंडरिंग करेगी उसको। तो कॉन्सेंट्रेशन इसलिए अच्छा है कि हम विचार की प्रक्रिया में नहीं जा सकते हैं। डाउट इज ए माइल्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग स्ट्रोंगर एंड मोर डेंजरस फेल्योर। और डाउट आर ट्रेटर्स। तो हमारा जो डाउट है वो हमारा विश्वासघाती है। अगर जो डाउट किया तो वो विश्वासघात हो जाएगा। जो आपने मांगा है उसके ऊपर डाउट आया तो विश्वासघात हो जाएगा। और डाउट वो जो है वो एक स्लो टाइप, जैसे स्लो पॉइजन कैसा होता है इस तरह का है। तो हमेशा जब भी थिंकिंग में कोई डाउटफुल विचार आए तो एकदम उसको अवॉइड करो और फेथ बना के रखो। यहाँ हमारा पेपर खत्म होता है। The universal mind can do and operate through all human individual minds। तो किस तरह एक इंडिविजुअल यूनिवर्सल माइंड काम कर रहा है वो हमने देखा है। आप आपकी जरूरियात को देखिए, सोचिए और प्रकृति के नियम के अधीन आपको जो कुछ मांगना है वो आप मांग सकते हैं। यहाँ समय भी समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट टाइम अगर कोई प्रश्न है तो नेक्स्ट टाइम आप पूछ सकते हैं। यहाँ हम ये अपना जो सेशन है वो खत्म करते हैं। थैंक यू।